नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सबीर हुसैन। सबीर हुसैन जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। कहा, भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार। यूथ अंडर 19 टेबल टेनिस के सिंगल्स मुकाबले में सिंड्रेला दास, दिव्यांशी भौमिक और मिकू मात्सुशिमा ने की जीत के साथ शुरुआत। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एशियन गेम्स के मद्देनजर क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड की घोषणा की और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 के बाद खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ती है। वॉलीबॉल के हर खिलाड़ी का मंत्र होता है टीम फर्स्ट। हर कोई भले ही अलग अलग स्किल्स का हो, लेकिन सभी प्लेयर्स अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। और मैं तो भारत की डेवलपमेंट स्टोरी और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातें कॉमन देखता हूं। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती और हम तभी सफल होते हैं जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने खेल के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम और खेलो भारत नीति शामिल है। स्पोर्ट्स सेक्टर में सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025, इस प्रकार के प्रावधानों से सही टैलेंट को अवसर मिलेगा। खेल संगठनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश के युवाओं को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अब भारत में खेलों की बुनियादी ढांचा भी मजबूत हो रही है। आज टॉप्स जैसे इनिशिएटिव से भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 11 जनवरी तक चलेगा। इसमें देश भर के 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है और लगातार खेलों के विकास के मद्देनजर एक बेहतरीन कदम। नहीं, बिल्कुल। इसमें जैसे प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया और है ना खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, ये वाकई काबिले तारीफ है। और हम बार बार ये डिस्कशन करते हुए आए हैं कि प्रधानमंत्री काफ़ी इंटरेस्ट, काफ़ी रुचि लेते हैं खेलों में और है ना वो खेलों को काफ़ी बढ़ावा भी देते हैं। उन्हीं की पहल पर ये खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम की शुरुआत हुई, फिट इंडिया जैसे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और अब तो क्योंकि 2036 ओलंपिक्स 2036 को ओलंपिक्स की भारत मेज़बानी के लिए पूरी अपना दमखम दिखा रहा है। उन्होंने ऑलरेडी लेटर ऑफ इंटेंट जो होता है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को सबमिट भी कर दिया है। इस बारे में बातचीतें चल रही हैं। 2027 में इस बारे में फैसला लिया जाएगा कि किस देश को मेज़बानी मिले। और हमें 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी तो अहमदाबाद को मिल ही चुकी है। तो खेलों में जिस तरीके से देखा जाए, जो भारत एक स्पोर्टिंग पावर हाउस बन के उभर रहा है, एक बहुत बड़े बड़े इवेंट्स भारत आयोजित कर रहा है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने संबोधित भी किया अभी जैसे वॉलीबॉल चैंपियनशिप में, कि पिछले बीते सालों में 20 इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स इंडिया होस्ट कर चुका है, जिसमें अंडर 17 जो फीफा वर्ल्ड कप था वो हमने यहाँ होस्ट किया, चेस वर्ल्ड कप हमने होस्ट किया है, हमने कई और टूर्नामेंट्स भी करे हैं। 2029 में हम वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। इसी तरीके से हमने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप भी अभी करी थी अहमदाबाद में। तो कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसकी मेज़बानी भारत को मिल चुकी है या जिसकी मेज़बानी के लिए भारत ऑलरेडी अपनी डिफरेंट फेडरेशंस के थ्रू अप्लाई कर चुका है। और 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स
हम सब जानते हैं कि बहुत ही भव्य होने वाला है और हमारे देश के खिलाड़ी उसमें कई पदक भी जीतेंगे। और 2036 के ओलंपिक्स के लिए प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से प्रोत्साहन मिल रहा है, जिस तरीके से वो खुद आगे बढ़कर जो बढ़ चढ़कर वो जो है ना प्रोत्साहित कर रहे हैं सबको, तो वो वाकई काबिले तारीफ है। जी, और श्रोताओं आपको बता दें कि 71 साल से वॉलीबॉल चैंपियनशिप हो रही है और पहली बार वाराणसी को मेजबानी मिली है और वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम भी निर्माणाधीन है। विश्व यूथ टेबल टेनिस प्रतियोगिता में गत चैंपियन सिंड्रेला दास, दिव्यांशी भौमिक और मिकू मात्सुशिमा ने अंडर 19 सिंगल्स में जीत के साथ शुरुआत की। सिंड्रेला दास और रूपम सरदार ने अंडर 17 का खिताब भी अपने नाम किया। सुनते हैं एक रिपोर्ट। वडोदरा के सामा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल हुए टेनिस मुकाबले में भारत की सिंड्रेला ने अंडर 17 सिंगल्स फाइनल में हंसिनी मथन के खिलाफ 11-3, 9-11, 11-9, 11-8 से जीत दर्ज की। फाइनल में उन्होंने दमदार शुरुआत करते हुए पहले गेम में दबदबा बनाया, लेकिन हंसिनी, जिन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में टॉप सीड दिव्यांशी भौमिक को हराया था, उन्होंने अपनी लय हासिल की और दूसरा गेम जीत लिया। हालांकि अनुभवी सिंड्रेला ने कड़ी टक्कर के बावजूद अगले 2 गेम जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं रूपम सरदार ने लड़कों के अंडर 17 फाइनल में सोहम मुखर्जी को 11-8, 6-11, 11-5, 11-3 से करारी शिकस्त दी। उधर अंडर 13 कैटेगरी में दिविजा पॉल ने 1-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए लड़कियों के सिंगल्स फाइनल में हर्षिता नूरानी को 11-7, 7-11, 8-11, 11-7 और 11-5 से हराया, जबकि देव प्रणव भट्ट ने अश्वजीत मुथुकुमारन पर 11-6, 7-11, 11-7, 11-4 से जीत हासिल करते हुए लड़कों का सिंगल्स खिताब जीता। इससे पहले विवान दवे और नैशा रेवास्कर ने अंडर 15 मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल में टॉप सीड आदित्य दास और अंकोलिका चक्रवर्ती को एक रोमांचक मैच में हराकर उलटफेर किया। ये मुकाबला एक्स्ट्रा पॉइंट्स तक खेला गया। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के मद्देनजर कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स की घोषणा कर दी है। प्रतियोगिता का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच होगा, जिसमें क्रिकेट, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स समेत ई स्पोर्ट्स भी शामिल है। इस साल के अंत में आईची नागोया टूर्नामेंट भी होना है, उसके मद्देनजर खिलाड़ियों के लिए काफी अहम होगा। जी बिल्कुल, जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जब कल ये क्वालिफाइंग नॉर्म्स अनाउंस करे, उनके जो स्पोक्स पर्सन है और चेयरमैन है सिलेक्शन कमेटी का आदिल सुमारी वाला, तो उन्होंने साफ कहा कि हमारा जो लक्ष्य है इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतने का एशियन गेम्स में, क्योंकि इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स भी हैं ग्लासगो में और एशियन गेम्स भी है। लेकिन जहाँ तक बात करें एशियन गेम्स की, तो उनके ये एथलेटिक्स फेडरेशन ने साफ किया कि हम लोगों का है ना जो हम इस टाइम पे हमारा टारगेट है वो मैक्सिमम मेडल्स निकालना है एशियन गेम्स में, क्योंकि लास्ट टाइम जब एशियन गेम्स हुए थे हांगझाओ में 2023 में 2022 में होने थे, लेकिन कोविड की वजह से वो 2023 में हुए, 1 साल बाद। उसमें इंडिया ने एथलेटिक्स में, हम जहाँ तक बात करें, उसमें इंडिया ने 29 मेडल जीते थे, जो कि सर्वाधिक था किसी भी डिसिप्लिन के लिए। और इस बार उनका टारगेट है एथलेटिक्स फेडरेशन का कि हम 35 से 40 के बीच का मेडल जीते। और इस बार उन्होंने जो क्वालिफाइंग नॉर्म्स है वो बहुत सेट, जिसे कहते हैं कि बहुत टफ सेट किया है, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उसकी पॉलिसी है कि टॉप 6 फिनिशेस इन इंडिविजुअल इवेंट्स। तो उन्होंने, लेकिन इसमें उन्होंने और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है एएफआई ने, उन्होंने टॉप 5 फिनिश कर दिया, जिसमें से 2 मैं महत्वपूर्ण ये बताना चाहूँगा कि मेंस 100 मीटर में जो हमारे जो क्वालिफाइंग अभी तक जो नेशनल रिकॉर्ड है वो 10.18 सेकंड का है, अनिमेश कुजूर का, जो उन्होंने 2025 में सेट किया था। लेकिन इस बार एएफआई ने वो 10.16 सेकंड कर दिया, यानी कि उन्होंने वो और टफ कर दिया। और इसी तरीके से जो उसमें देव मीना का एक रिकॉर्ड है जिसमें 5.40 का पोल वॉल्ट में उन्होंने भी है ना वो उसको 5.45 मीटर कर दिया। तो ये 2 बहुत जो है उन्होंने टफ कर दिया। और कई सारे डिसिप्लिन्स है, यानी जो है इवेंट्स है, चाहे 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, इस तरीके से, या हर्डल्स वाले जो इवेंट है, उसमें भी उन्होंने क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत टफ कर दिया। तो
जो AFI का ये कहना है कि हमें पैसेंजर्स नहीं लेके जाने हैं अपने साथ, हमें वो एथलीट लेके जाने हैं जो हमारे लिए मेडल निकाल सके। और एक और भी इस बार बहुत महत्वपूर्ण इवेंट होने वाला है, वो है अल्टीमेट बुडापेस्ट। अल्टीमेट बुडापेस्ट जो है वो सितंबर 11 से 13 के बीच होगा, और उसमें देश मतलब सारे जो वर्ल्ड के नामी जो ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स हैं सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरह ही होता है। तो ये भी AFI ने कहा है कि एशियन गेम्स के बाद जो उनका अगला टारगेट है वो अल्टीमेट बुडापेस्ट में अपने सारे एथलीट जो है वहाँ जाके जो भी क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर वो वहाँ जाके अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन एशियन गेम्स के लिए जो ये उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है क्वालिफाइंग नॉर्म्स, वो बहुत एक तरीके से अच्छा ही है, क्योंकि इससे है ना हमें पता चलेगा कि जो हमारे फिट एथलीट है, जो हमारे फॉर्म में एथलीट है, सिर्फ वही जाएंगे। जी बिल्कुल। चर्चा करते हैं हॉकी पर। पुरुष हॉकी इंडिया लीग में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने हैदराबाद तूफान के खिलाफ शूटआउट में रोमांचक जीत हासिल करते हुए अपने अभियान की शुरुआत की। सुनते हैं एक रिपोर्ट। मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में हुए पहले हॉकी मुकाबले में तमिलनाडु ड्रैगन्स और हैदराबाद तूफान ने कड़ी टक्कर पेश की। मुकाबले के चौथे मिनट में डेविड हार्ट ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक शानदार बचाव किया। अकॉर्ड तमिलनाडु ड्रैगन्स के उत्तम सिंह ने चौथे मिनट में ही ड्रैगन्स के लिए पहला गोल दागकर बढ़त दिलाई। मुकाबले के 9वें मिनट में थॉमस सोर्सबी ने गोलकीपर को चकमा देकर तमिलनाडु ड्रैगन्स की बढ़त को दोगुना कर दिया। हालांकि हैदराबाद तूफान के अमनदीप लाकड़ा ने 12वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल दिया। पहला क्वार्टर 2-1 के स्कोर पर खत्म हुआ। मुकाबले के 18वें मिनट में अमनदीप लाकड़ा ने एक और जोरदार शॉट लगाकर तूफान को बराबरी पर ला दिया। पहला हाफ 2-2 के रोमांचक बराबरी पर खत्म हुआ। तीसरे क्वार्टर के शुरुआती 2 मिनट में ही ड्रैगन्स ने फिर से बढ़त बना ली। मुकाबले के 32वें मिनट में कार्थी सेल्वम ने गोल करते हुए टीम को 3-2 से बढ़त दिला दी। हैदराबाद तूफान ने दमदार वापसी करते हुए मुकाबले के 37वें मिनट में तीसरा गोल दागकर आखिरी क्वार्टर का अंत 3-3 के स्कोर के साथ किया। मुकाबले का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में ड्रैगन्स ने 4-2 से जीत दर्ज करते हुए सीजन के पहले गेम में बोनस पॉइंट भी हासिल किया। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। उधर महिला हॉकी इंडिया लीग में रांची बंगाल टाइगर्स ने मेजबान रांची रॉयल्स को 1-0 से मात दी। चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंडर 19 एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मुकाबला जीत लिया है। भारत ने बारिश बाधित मैच को डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 25 रन से जीता। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 301 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 28वें ओवर में 4 विकेट पर 148 रन बना चुकी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते खेल को रोकना पड़ा। स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था भारत का, एक समय पर 67 पे 4 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई उन्होंने भारतीय पारी को संभाला। जी हाँ, जहाँ तक बात करें पार्टनरशिप की, तो देखिए तो कि 2 मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी 2 पार्टनरशिप्स हुई हमारी, और उसके बाद हमने 301 रन का स्कोर भी खड़ा किया। लक्ष्य बहुत अच्छा था, और मतलब दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत करी जैसे 148 फॉर 4 उन्होंने बनाए, जब वह ना बारिश आ गई और उसके बाद उन्होंने मतलब कि खेल रुक गया और वो डकवर्थ लुइस के हिसाब से 25 रन पीछे थे, जिसकी वजह से उनको हार का सामना पड़ा। लेकिन एक अगर मैच पूरा होता, क्योंकि 27 ओवर में 148 फॉर 4 बना लिए थे और उनकी भी पार्टनरशिप बन रही थी दक्षिण अफ्रीका की आफ्टर इनिशियली उन्होंने विकेट्स जो लूज़ किए, तो इसमें यह है कि अगर वो मैच पूरा होता तो बहुत रोमांचक मुकाबला होता। लेकिन ठीक है, हम चाहेंगे कि भारत ये श्रृंखला जीते, 3-0 से जीते। तो पहले मुकाबले में भारत 1-0 से आगे हो गया है, तो ये अच्छा है क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। और अंडर 19 में देखिए बात यह भी है कि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी भारत की एनएस टीम का हिस्सा है, तो एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन है ये अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले, और ये बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर भी है क्योंकि 301 रन का लक्ष्य, मतलब 301 रन बनाए हैं उन्होंने, तो अच्छा है कि बैट्समैन को बहुत अच्छा वो मिल रहा है। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप की तैयारियों को देखते हुए ये जो श्रृंखला है बहुत महत्वपूर्ण है जी। और उधर एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड ने पहली पारी में दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। जो रूट 72 और हैरी ब्रूक 78 रन पर बनाकर क्रीज पर मौजूद है। श्रृंखला में इंग्लैंड 1-3 से पीछे है। पिछला मुकाबला इंग्लैंड ने जीता था, उम्मीद करेंगे कि वो दूसरा मुकाबला जीतकर, हालांकि श्रृंखला तो अपने नाम नहीं कर सकते, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस के लिए काफी अहम होगा।
एक कंसोलेशन विन की तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि अगर मतलब स्कोर लाइन अगर 3-2 रहे तो थोड़ा सा ये रहता है कि एक सेम्बलेंस ऑफ रिस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं वो मिल जाती है, लेकिन अगर 4-1 हो जाएगा तो फिर, और इसमें ये मुकाबले में ये भी रहा क्योंकि 57 for 3 हो गए थे जी। और वहां से ना जो है हैरी ब्रुक और जो रूट के बीच पार्टनरशिप हुई है 154 रन की अनब्रोकन, तो अच्छा है काफी जी। और श्रोताओं, ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा अपना ये आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं। श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। सबीर हुसैन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत जी। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।